आह, चलो करो। देखो, हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे 4.3 में, पढ़े थे ना क्या, कि तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज, तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। सब बोखनी बाहर निकाल देंगे तुम लोग का, अभी यहाँ लेट आता है। तारे देख के ध्यान से। क्लास में छुट्टी सबका एक के टाइम में होता, लेट काहे पहुंचता है भाई? घरे से आए हो? चलो, तो एक टॉपिक पे चर्चा हो गया था इस पे कि तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग सारणिक की सहायता से ज्ञात करना सीख गए थे। एक पॉइंट पे काम हो गया। अब एक पॉइंट बचा हुआ है संरेखता या संरेख वाला। संरेख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोलिनियर। कोलिनियर, समझ रहे हो ना? संरेख बोलो या संरेखता बोलो, बतवाइज सेम सेम। तो अब उसको समझेंगे हम लोग। यदि बिंदुएं क्या लिखा हमने कि अगर दिया गया तीन बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3, तीन बिंदु अगर संरेख हो, क्या हो? संरेख हो, तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हम लोग छोटे क्लास 10th में भी बात सीखे थे और क्लास 11th में भी इसका चर्चा हुआ था, संरेखता का, कोलिनियर का। ठीक है, चर्चा हुआ था कि अगर बिंदु, तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु संरेख हो तो उससे अगर कोई चीज बनता है, हालांकि तीन बिंदु से बनता है त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज में क्या होता है? शीर्ष बिंदु, तीन शीर्ष बिंदु, तो तीन शीर्ष बिंदुओं से बनता है त्रिभुज। बेसिकली हम तीन बिंदु पर चर्चा करेंगे, लेकिन किसी भी रेखा पर तो अनंत बिंदुएं होते हैं ना। कितने बिंदु है? अनंत, उससे कोई लेना देना हमको नहीं है। हम तीन बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो अगर दिया गया तीन बिंदु संरेख हो तो उससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी आप लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई भी तीन बिंदु दिया होता था, जैसे मान लो रैंडम कोई आपके पास तीन पॉइंट है ना, इसको मिला देते थे ऐसे करके, तो ये क्या बन जाता था? एक त्रिभुज बनता था ना। क्या ये तीनों बिंदु एक रेखा में है? नहीं, यहां तीन रेखा का काम हो गया। कौन कौन? ए बी, बी सी और ए सी। संरेखता का अर्थ होता क्या है ये देखो पहले। संरेखता का अर्थ होता है कि एक ही रेखा पर बिंदु होना। एक ही रेखा पर, जैसे मान लो ये एक रेखा है तो यहां पर बिंदु ए है, यहां पर कहीं पर मान लो बी है और यहां पर मान लो कहीं पर सी है, तो तीनों बिंदु क्या है? एक ही रेखा पर है। तो एक ही रेखा पर बिंदु होना वही कहलाता है संरेख। क्या कहलाता है? संरेख या संरेखता आप बोल सकते हैं। तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होना। तो संरेखता का ऐसा बहुत सारा थ्योरी था, क्लास 11th में पढ़े, अलग अलग बातें पढ़े। तो हमें यहां पर यह समझना है कि अगर तीन बिंदु संरेख होता है, अर्थात एक ही रेखा पर होता है, तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यह सीखना। बोलो क्या होगा? पहली बात, जब तीन बिंदु एक ही रेखा पर होगा त्रिभुज बनेगा जी? देखो ना, बन पाएगा त्रिभुज? अलग अलग जगह होगा समतल पर बिंदु, तब ना उसको मिला देते हैं तो क्या बन जाता है। लेकिन यहां पर तो एक ही रेखा पर है, तो क्या त्रिभुज बनने की संभावना है?
जब त्रिभुज बनने की संभावना नहीं है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। कुछ नहीं तो क्या होगा? 0 होगा। और ऐसे भी हम समझ सकते हैं, 3 बिंदु एक रेखा पर है, तो जब भी कोई रेखा का बात आता है बेटा, जब भी किसी रेखा का हम बात करते हैं तो रेखा में सिर्फ क्या होता है? लंबाई। क्या होता है? लंबाई। क्या उस पर चौड़ाई होता है क्या? बोलो। रेखा में सिर्फ क्या होता है? लंबाई। और लंबाई जब बात हो गया तो उसमें क्षेत्रफल का कोई बात होगा? नहीं होगा। क्षेत्रफल का तब बात होता है जब किसी वस्तु में लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, तब जाके वो क्या बनाएगा? एक जगह छेकेगा। जब वो जगह जो छेकेगा वो क्या बन जाएगा? उसका क्षेत्रफल बन जाएगा। तो इस रेखा में कोई क्या जगह छेक रहा है क्या? सिर्फ एक रेखा है, रेखा में कोई चौड़ाई होता ही नहीं है। इसीलिए क्या समझ में आया कि अगर दिया गया बिंदु, 3 बिंदु दिया गया बिंदु, अगर आपका संरेख है वो एक ही रेखा पर है वो, तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। क्या समझ में आया? इसलिए हम कह सकते हैं कि एरिया त्रिभुज ABC बराबर क्या आएगा बेटा? 0। ये पॉइंट हमने एक अभी नया सीखा कि अगर दिया गया बिंदु संरेख होता है तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। कोई दिक्कत? समझ में आया अच्छे से बात? कोई क्वेश्चन किसी का? कुछ नहीं ना? नोट करिए इसको। देखो एग्जाम्पल नंबर अगर आप एग्जाम्पल नंबर अगर आप 18 बना लेते हैं समझ के अच्छे से, तो लेसन का कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा आपके लिए। एकदम आराम से बना लोगे, एकदम आराम से। तो इस एग्जाम्पल नंबर 18 में 2 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 2। मिला दिया है 2 प्रश्न को। क्या कर दिया है? मिला दिया है। अब सुनते हैं, समझते हैं। अब देखो क्या कहता है। बुक निकाल के देख रहे हैं सब बच्चे? देखिए कहता है सारणिक का प्रयोग करके, यूजिंग डिटर्मिनेंट ना, कहता है सारणिक का प्रयोग करके बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। पहला सवाल तो ये हो गया। लो पकड़ो, आगे कायल पढ़ेंगे, पहले इसको तो बना लें। तो कहता है 2 बिंदु है और 2 बिंदु को मिलाकर क्या बनाना है आपको? एक रेखा बनेगा। 2 बिंदु को मिलाएंगे क्या बनेगा? एक रेखा। और उस रेखा का हमें क्या बताना बेटा? समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन। रेखा का समीकरण हमें फाइंड करके बताना है। कोई दिक्कत? तो अब देखो, जब हम 2 बिंदु को मिलाते हैं, जैसे मान लो ऐसे करके, यहां पर एक बिंदु हमने ले लिया A और यहां पर हमने ले लिया B, तो ये 2 बिंदु है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है? बोलो। 1 3 और B का 0 0। तो ये 2 बिंदु हो गया। 2 बिंदु को मिलाए तो क्या बना? एक रेखा बना। इस रेखा का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। देखो इक्वेशन निकालने के लिए 2 बिंदु वाला हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, याद होना चाहिए। सरल रेखा में ढाल रूप, याद है? वो सब पढ़े थे ना कि 2 बिंदु, हाँ 2 बिंदु का ढाल रूप पढ़े थे, एक बिंदु ढाल रूप पढ़े थे, सब पढ़े थे ना। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि 2 बिंदु को मिलाने वाले रेखा का समीकरण फॉर्मूला होता था y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू y इंटू क्या था? x माइनस x1। शायद यही फॉर्मूला था। अगर कहीं मिस हो रहा होगा तो आप लोग देख लेना, लेकिन ये सूत्र था शायद, हाँ यही होना चाहिए था। तो ये सूत्र होता था कि 2 बिंदु को मिलाने वाले रेखा का समीकरण। लेकिन बेटा इस रूप से थोड़ी पढ़ना है हमको। सवाल ने खुद ही कह दिया कि आप किसके प्रयोग द्वारा? सारणिक की सहायता के द्वारा आप क्या निकालो? रेखा का समीकरण। और किसी भी रेखा का जो समीकरण होता है वो किस रूप में होता है, किस फॉर्म में होता है? पता है आप लोगों को? क्लास 10 में पढ़े थे आप लोग? हाँ पढ़े थे। बोले क्या होता है? किसी भी रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यही ना होता है? किसी भी लाइन का जो इक्वेशन होता है इसी फॉर्म में तो होता है। तो आपको इस फॉर्म में लाना
है। तो आप कहोगे सर सारणिक का जब भी हम प्रयोग करेंगे, सारणिक का जब भी हम सहायता लेते हैं सर, तो हमारे पास 3 बिंदु होने चाहिए। कितने बिंदु हैं? कितने? अब क्या पंगा फंस गया? चाहिए कितने आपको? क्योंकि सारणिक का प्रयोग जब हम करते हैं तो वहां कितने बिंदु साफ साफ रहता है, 3 बिंदु चाहिए भाई, लेकिन आपके पास है कितने? अब क्या करोगे? हाँ, अब मान लेंगे, क्या कर लेंगे कि इस रेखा पर तो बेटा अनंत बिंदु है ना, अनंत बिंदु, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इस पर क्या करेंगे, एक बिंदु हम मान लेंगे, स्वेच्छा से मान लेंगे, और उस बिंदु का कुछ नाम मान के चलो हम सी रख देंगे। क्या रख देंगे? सी। और उसका नियामक क्या ले लेंगे? एक्स वाई। एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, क्योंकि बिंदु का नियामक तो ये होता है। सुमित बाबू समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? बड़ा गंभीरता से हमको देख रहे हैं। समझ आया? तो अब बताओ इस रेखा पर कितने बिंदु हो गए? अब 3। कहोगे सर रेखा पर तो बिंदु का कोई गिनती है, लेकिन लेलभा तुमको भी क्या बोले कि सारणिक का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमको कितने बिंदु चाहिए होंगे? 3। तो 3 तो चाहिए, 3 ले लिए। अब इस बिंदु को जब तुम गौर से देखोगे, एकदम गंभीरता से इस बिंदु को तुम देखोगे, तो आप कहोगे सर ये 3 बिंदु ना हम देख रहे हैं सर एक ही रेखा पर है। बोलो बोलो, है ना? और ये 3 बिंदु जो सर एक ही रेखा पर है, इसका मतलब तुरंत आप बताए थे सर कि 3 बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तब? 0, क्योंकि तीनों बिंदु क्या है? संरेख है, कोलिनियर है। भाई बोल, समझ आया? तो मतलब इससे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। हो गया कंप्लीट। अब निकालें, अब समीकरण खुदे बन जाएगा, ऑटोमेटिक। चलें, तब भाषा खाली प्यारा सा आपको लिखना है। हम भाषा लिख देते हैं, अगर आपको भाषा लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है तो 19-20 हो जाएगा, लेकिन आप लिख भी लोगे, लेकिन हम लिखा देते हैं भाषा प्यारा सा। क्या नंबर सवाल है? एग्जाम्पल नंबर है 18। तो लिखेंगे भाषा क्या? देखो दिया है बिंदुएं A1 3। गप क्या कर रहे? क्या दिक्कत है? B00 से बनने या मिला, या ऐसे कर सकते हैं बिंदु इतना था इतना से, बिंदु इतना था इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड, जोड़ने वाली रेखाखंड, यही ना, रेखाखंड पर कोई स्वेच्छ बिंदु, स्वेच्छ मतलब अपनी इच्छा से, स्वेच्छ बिंदु C XY माना। या थोड़ा सा भाषा अगर आप अच्छा और करना चाहते हैं तो जोड़ने वाली रेखाखंड पर कोई स्वेच्छ बिंदु माना कि बिंदु क्या है? C है। क्या पता नहीं क्या हो रहा है? जोड़ने वाली रेखाखंड पर, मुझे संतुष्टि जब तक नहीं होगा तब तक भाषा सही कैसे? जोड़ने वाली रेखाखंड पर माना कि कोई स्वेच्छ बिंदु C XY है। अब हुआ सटीक भाषा C, अर्थात जब ये बिंदु C है इस रेखा पर, तो अर्थात हम क्या करें बेटा कि ACB क्या होगा? संरेख है। क्या है बेटा? संरेख है। ये नहीं समझे? अगर एक ही रेखा पर है मतलब ये क्या है? संरेख है। तो इसका मतलब है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ACB, एरिया ऑफ बोले ना 3 बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब क्या हो जाएगा? 0। कैसे जाने? क्योंकि ये क्या है? संरेख है। तो अब काम करते हैं, तो 3 बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या था? यही ना? बोलो बोलो, बराबर। हाँ हाँ, मिस प्रिंट बेटा, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है?
तो आपके पास 3 बिंदु बेटा यहाँ है ना गिवन, तो इसको कर लो x1 y1, x2 y2 और x3 y3, यही ना। चलिए अब सबको पुट करिए। पुट करने से पहले एक बात सोचिए बेटा, डिटर्मिनेंट में ये वैल्यू क्या है? गुना का उल्टा। तो अगर 0 के नीचे अगर 1/2 जाएगा तो इसको क्या बना देगा? आया समझ में? अब सबका मान पुट कर दो। x1 कितना? 1 3 1, x y 1 0 0 1, कोई तकलीफ बेटा? बराबर क्या? अब एक्सपेंड कर दो किसके अलोंग? R3 के अलोंग। एक्सपेंडिंग अलोंग R3, यही ना। तो क्यों किए? क्योंकि इसमें ज्यादा 0 है, तो ये होता है प्लस। क्या होता है? प्लस माइनस प्लस। तो 1 इंटू रो कॉलम खत्म, 1 3 x y बराबर बाबू 1 से किसी को गुना करो, कोई फर्क पड़ता है क्या? अच्छा रहने देते हैं, कायल मिटाएंगे। अब 1 गुना y माइनस 3 गुना x, 3x बराबर 0। आप यहीं तक रहने दो, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं, क्योंकि एक्स वाई के रूप में आपको मिल गया समीकरण ना। ये आपका बेटा हो गया आंसर, ये हो गया रेखा का समीकरण। कोई तकलीफ? एक्स वाई के रूप में आ गया तो आपका क्या मिल गया? रेखा का समीकरण। कहीं कोई तकलीफ हुआ इस सवाल में? चलिए नोट करिए इसको बेटा अच्छे से। देखो एग्जाम्पल जो 18 आपका हुआ ना, 18 नंबर एग्जाम्पल जो हुआ, उसके आधार पर आप क्वेश्चन नंबर 2 बना लोगे। देखो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। 3 बिंदु दिया है, तीनों बिंदु क्या बेटा? संरेख है ना। तो HW में आपका पहला सवाल क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद चौथा का देखो, चौथा का पहला और दूसरा सेम, ये जो भी बना है तुरंत, है ना, कि 2 बिंदु दिया है और 2 बिंदु के बाद कहता है उसको मिलाने वाली रेखा का समीकरण, यही ना। सेम क्वेश्चन है ना, बन जाएगा SW। क्लियर? चलिए अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, देना बेटा, मिटाने दो। अब दूसरा जो इसका क्वेश्चन है, इसी में 2 नंबर, हालांकि नंबर नहीं दिया, इसमें मिक्स कर दिया उसको। देखते हैं आगे। अब देखो क्या कहता है, कहता है k का मान ज्ञात करें जबकि एक बिंदु D इस प्रकार है, K0 है ना, D बिंदु इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या बनता है? पकड़ो, इसका मतलब समझो ध्यान से। आपके पास AB तो पहले से था ना, क्योंकि A बिंदु और B बिंदु मिलकर एक रेखा बना था ना। इसका नियामक क्या था? 1 3 और इसका नियामक 0 0, है ना। अब कहते हैं एक बिंदु ऐसा है जो D है, एक बिंदु ऐसा क्या है? D है, और जिसका नियामक है और उससे बनने वाला एक त्रिभुज है। देखो जब वो D बिंदु है और उसका कौन नशा कर लेता है बेटा जो सुबह तक नहीं उतरता है? कर 18 में ही क्वेश्चन और है इसमें। अब कहता है एक बिंदु D है ऐसा जिससे बनता है त्रिभुज और उसका क्षेत्रफल है 3 वर्ग इकाई। इसका मतलब साफ सुथरा हो गया जी कि वह D बिंदु जो होगा वो AB पे नहीं होगा, क्योंकि AB पे होगा तो संरेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संरेख। और जब संरेख होता है क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ 3 तो दिया है ना, यह स्पष्ट क्या कहा है कि 3 क्षेत्रफल हम दिए हैं। इसका मतलब है साफ कि वह D बिंदु AB पर होने वाला नहीं है। कहीं पर होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, इधर होगा, उधर होगा, कहीं होगा, लेकिन AB पर नहीं होगा। तो चलो मान लेते हैं यहाँ है DA और इसका नियामक क्या है? K0। अब इसको मिला दो बेटा, बना त्रिभुज। अब त्रिभुज जब बन गया तो क्षेत्रफल इसका होगा कि नहीं होगा? और इसका क्षेत्रफल सवाल नहीं कहा है कितना है? 3 वर्ग इकाई है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3 वर्ग इकाई है। ठीक है। अब ये 3 बिंदु से बनने वाला क्या हो गया? त्रिभुज। 3 बिंदु से बनने वाला, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 3। तो कहता है क्या निकालें? सिंपल सा बात है, लिखेंगे पुनः
दिया है बिंदु के कहते हैं, बिंदु डी इसका नियामक है K0 से बनने वाले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। 3 वर्ग इकाई है। जब 3 वर्ग इकाई है तो 3 बिंदु से बनने वाला त्रिभुज ना जी, तो क्या लिखोगे? एरिया त्रिभुज ABD बराबर कितना? 3 वर्ग इकाई। ये तो सवाल दिया है। अब 3 बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है डिटर्मिनेंट में? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और कितना दिया है? 3 वर्ग। ये सब मत लिखो बार बार, ठीक। अब सवाल में थोड़ा सा पंगा है, थोड़ा सा पंगा, कुछ नहीं है, हालांकि मैं इसको बता भी सकता था बिना लॉजिकल भी, लेकिन लॉजिकल पढ़ो तो और मजा है। अच्छा, जब किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल स्पष्ट धनात्मक कह दे आपको कि पॉजिटिव में आपको 3 दे दिए हैं या 5 दे दिए हैं या 50 दे दिए हैं, क्या वो जरूरी है पॉजिटिव ही होगा? इसके पहले हम सवाल में बता रहे थे ना कि क्षेत्रफल यदि ऋणात्मक भी होता है तो भी क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। अगर वो नेगेटिव है तो भी क्या लिया जाता है? इसका मतलब ये साफ सुथरा हो गया कि ये चीज जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही रहा होगा, हो सकता है ये नेगेटिव भी। बात समझे? अरे बोलो ना भाई, नहीं समझे तो। अरे किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर मान लो -10 आया तो मॉड लेके इसको क्या बना देते हैं? इसका मतलब क्षेत्र का क्षेत्रफल वो ऋणात्मक भी हो सकता है। इसका मतलब ये मान जरूरी नहीं है कि प्लसे वाला है, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब वो क्या है? प्लस भी हो सकता है और कुछ समझ में आया? तो जब भी क्षेत्रफल आपको दिया रहेगा बेटा, तो आप उसको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लेके चलोगे, प्लस और माइनस में दोनों। क्यों? क्योंकि हमको समझ इस बात का है कि क्षेत्रफल धनात्मक भी हो सकता है डायरेक्ट, और ऋणात्मक होता था तो भी उसको धनात्मक बना लेते थे। समझ में आया? इसलिए जब भी क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसको आप धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके चलोगे। ओके, क्लियर हो गया? चलिए, तो यहां पर बेटा 2 से क्या है? गुना है। 2 से बटे लगता है तो गुना हो जाता है। हम अगर 1/2 से बोलते हैं ना, तब तुम कहते गुना है। हम बोले 2 से बेटा, तुम ध्यान सुना नहीं है, वीडियो पे पीछे करके दिखा दें हैं। 2 से क्या बोले? यहाँ क्या है? तो भाग का उल्टा यहाँ क्या होगा? गुना हो जाएगा। 2 चला जाएगा इसके पास, तो 3 दूनी 6। और 1 से किसी को गुना करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए अब बिंदु लेते हैं x1 y1, तो इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। 3 बिंदु है ना, तीनों में से आप जिसका मन करे, जिसको पहले x1 y1 मानने का, उससे कोई फर्क पड़ता। अरे भैया, हम क्षेत्रफल ऐसे घूम के आए, हम ऐसे घूम के आए, हम यहां से घूम के जाए, क्या क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन होगा क्या? है नहीं ना, तो हम कैसे भी चल सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले सोच लीजिएगा कि सर अगर ये बिंदु जरूरी है कि हम x1 y1 ही लेंगे या x2 y2 लेंगे। नहीं, आपका जो दिल करे जिसको पहले लेने का, आप उसको पहले बिंदु में ले सकते हैं। कोई तकलीफ? आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चलिए, तो अब मान रखो अच्छे से बेटा, x1 कितना? 1, y1 3, फिर क्या? फिर x2 0 0 1, इसका k 0 1 बराबर बेटा +-6। थोड़ा समझाए थे, +-6। समझ में आया ना? अब एक्सपेंड करना किसको आसान है बच्चे? R2 को। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग एलोंग R2। तो ध्यान रखना है चिन्ह का, माइनस प्लस माइनस, तो -1 इंटू
रो कॉलम खत्म, 1 3 के 0 बराबर प्लस माइनस 6। अब -1 गुना 1 गुना 0 बेटा लिखते नहीं है, -3 गुना के -3 के बराबर प्लस माइनस 6। अब माइनस गुना माइनस प्लस 3 के गुना 1 3 के बराबर प्लस माइनस 6। अब यहां से दो कंडीशन होगा बेटा, एक प्लस के लिए और एक, जैसे आप लोग क्लास 10th में द्विघात में बनाते थे ना, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, सेम। तो यहीं पर ले लेंगे, देखो तो लिखेंगे जब 3 के बराबर 6, जब 3 के बराबर -6, तो यहां पर के का मान क्या होगा, 3 दूनी 6, 2 हो गया बेटा एगो प्लस वाला, और यहां पर होगा 3, हो क्या उल्टे काट दिए, 3 दूनी 6, तो के बराबर कितना -2 होगा। देखे के का मान 2 आ गया ना। सेम सवाल आपकी किताब में है एक्सरसाइज 4.3 में, आप देखे बताते हैं, बुक दो ना, HW के लिए दे देते हैं, HW आपका बेटा हो जाएगा 3 और कितना 5। सेम क्वेश्चन है बाबू, एकदम सेम टू सेम। 5 में शायद 2 सवाल, नहीं 3 में शायद 2 सवाल होगा, पहला और दूसरा। देखो पहले ये बताओ नोट करने से पहले कि कहीं पर दिक्कत है, कहीं पर कोई क्वेश्चन है आपका, सर ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, अरे बोल भाई, दिक्कत है या नहीं है, नहीं है। चलिए नोट करिए इसको अब तक, बंद करो।